हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 16 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी एकदम बेसिक से मेरे द्वारा ही कवर कराई जा रही है। इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं 149 फिलहाल इसका प्राइस रखा गया है। कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमने कल डिस्कस कर रखा था। हाल ही में तमिलनाडु का जो कलमकरी पेंटिंग है, करुपुर कलमकरी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मतलब कि इसे अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। पहले ये नवरत्न की कैटेगरी में थी। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण जर्मनी में किया गया है और आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में जो 58वां अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें यूएसए ये रहा था टॉप पर। इसमें दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर भारत रहा था। ईईएसएल के सीईओ के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। और हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल बन गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम के अनुसार गर्भपात की जो समय सीमा थी इसे बढ़ाकर के कितनी कर दी है। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा ये जो सीमा थी ये बढ़ाकर के कर दी गई है 24 हफ्ते की। पहले कितनी थी? तो पहले ये था कि अबॉर्शन जो है ये 20 हफ्ते तक का कराया जा सकता था। 20 हफ्ते, या आप कह सकते हैं यदि आप मंथ में काउंट करेंगे तो एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो उस हिसाब से 5 महीने तक का यदि कोई गर्भपात कराना चाहे तब ये अलाउ था। लेकिन अब 24 हफ्ते यानी कि 6 मंथ तक का अबॉर्शन ये अलाउ हो गया है। ऐसी घोषणा भी हाल ही में मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक एक्ट रिलेट करके बताना चाहूँगी। एक्ट का नाम है एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट 1971। यहाँ पर एमटीपी की फुल फॉर्म बनती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस एक्ट के तहत कुछ कंडीशंस में महिलाएं जो हैं ये गर्भपात करवा सकती हैं। मतलब कि ये जो एक्ट आया था इसके तहत 0 से 14 वीक मतलब आप कह सकते हैं लगभग 3.5 महीने तक का यदि महिला का गर्भ है तो ये बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर अपना अबॉर्शन करवा सकती है। यदि महिला का गर्भ 14 से 20 यानी कि यदि 3.5 से 5 महीने तक का यदि गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह पर उसे अबॉर्शन करवाना होगा। इसके बाद फिर आया कि यदि महिला का गर्भ 20 से 24 हफ्ते तक का है ना, तभी 2 डॉक्टर की सलाह पर ये अबॉर्शन करवा सकती थी। इसमें संशोधन हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जनवरी 2020 में संशोधन क्या हुआ कि यदि महिला का गर्भ 20 हफ्ते का है यानी कि 5 महीने का है तब इसमें एक डॉक्टर की सलाह लगेगी, और यदि 5 से 6 महीने तक का जो गर्भ है इसके लिए 2 डॉक्टर की सलाह होगी। लेकिन अब जो केंद्र ने नया नियम लाया है, इस नए नियम के अनुसार गर्भपात की जो समय सीमा है ये बढ़ा करके 24 हफ्ते यानी कि ये अब 6 महीने तक का अबॉर्शन ये इन्हें अलाउ होगा। 20 से बढ़ा करके 24 हफ्ते यानी कि वही है, 5 से बढ़ा करके 6 महीना किया गया है। मैंने कल आप लोगों से 2 सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर इथियोपिया और दूसरे का राइट आंसर था रशिया। आप लोगों के लिए आज के सवाल है, एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो कि श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का मालवाहक जहाज था, और सेंजाओ 12 मानव युक्त मिशन किस देश ने लॉन्च किया है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो अभी ये जो भूख सूचकांक रिलीज किया गया इसमें भारत को 101 स्थान मिला है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति भूखमरी के मामले में कितनी खराब है। और इतनी खराब है कि ये जो सर्वे है 116 देशों के बीच में किया गया है। 116 देशों में भारत को 101वां स्थान मिला है। अभी मैं आप लोगों को 2020 की रैंकिंग बताते आ रही थी जिसमें कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 स्थान पर है ना। लेकिन अब जो नई रैंकिंग आ गई है इसमें भारत 101 स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब कि अब भारत उन सभी 31 देशों में शामिल हो चुका है जहां भूख की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? कंसर्न वाइल्ड लाइफ एक आयरिश सहायक एजेंसी है, और वेल्ट हंगर हेल्प जो कि एक जर्मन संगठन है इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है।
और यदि हम अपने पड़ोसी देशों से कंपैरिजन करें तो देखिए पाकिस्तान, जिससे हम कभी कंपेयर करना नहीं चाहते, अपने कंधे पर बैठा हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में मतलब कि जो भूख सूचकांक है इसमें इसे 92वें स्थान मिला है। मतलब कि भारत से ये नीचे है, यानी कि यहाँ भूख की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि भारत में है। नेपाल इसे 76 और बांग्लादेश को भी 76 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं तो बाकी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें फिनलैंड टॉप पर था। इंडिया की रैंकिंग 139 थी। हाल ही में जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें स्वीडन रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग 87 थी। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, जापान रहा था टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग 90 थी। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक तो प्रियंका कनुंगो ही थे, और फिर से इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज NCPCR। ये कैसा निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। मैंने आप लोगों को अंतर बताया था ना, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में। तो ये सांविधिक निकाय है, और इस आयोग का जो गठन है 2007 में किया गया था। मतलब कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम ये तो आया था 2005 में, अधिनियम 2005 में आया, लेकिन इस आयोग की स्थापना ये की गई थी 2007 में। इस आयोग का मेन पर्पस है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का संरक्षण और विकास। ये आप एग्जैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज करके पूछा जाता है। 0 से 14 लिख दिया जाता है, 0 से 12 लिख दिया जाता है, तो ये है 0 से 18 तक के बच्चों का संरक्षण और विकास। NCPCR, इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो यही है प्रियंका कनुंगो। 6 सदस्यों के नाम याद रखने उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला ये होनी कंपलसरी है, और अध्यक्ष और सदस्य दोनों की ही नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस तक होती है, जबकि सदस्यों की नियुक्ति 3 साल या 60 वर्ष जो भी पहले हो उस तक होती है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि इस आयोग का जो अध्यक्ष है ये अधिकतम 2 बार इसका अध्यक्ष बन सकता है, जैसे कि प्रियंका कनुंगो पहले भी थे और अब दोबारा से इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर कर दी गई है। यहाँ आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा ये किस आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये भी हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। अरुण कुमार मिश्रा ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि ये मैंने बताया है आप लोगों को, NCPCR ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, भारतीय मूल के हैं। तो कार्य क्षेत्र में इनकी उपलब्धि के लिए या इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करें तो 1975 में स्थापना हुई। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन में स्थित है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो रतन टाटा, इन्हें भी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। DRDO के जो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, इन्हें भी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके ये चेयरमैन हैं, इन्हें भी हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है अपने देश भारत को। और भारत इसका सदस्य कब तक रहेगा? तो 2 सालों के लिए ये सदस्यता होती है। तो भारत अब 2022 से लेकर के आने वाले 2024 तक इसका मेंबर रहने वाला है। तो आप कह सकते हैं भारत के हाथ काफ़ी बड़ी उपलब्धि हाथ लग गई है। तो UNHRC यानी कि आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं मानवाधिकार परिषद। तो जैसे कि हम भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग पढ़ते हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल,
यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वैसे ही आप संयुक्त राष्ट्र का आप कह सकते हैं, ये एक मानवाधिकार परिषद है और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है, मतलब कि यूएन के अंदर ही ये एक अंतर सरकारी संगठन है। तो भारत इसमें फिर से शामिल हो चुका है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, जो यूएसए है, जब डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ शासन था तब ये यूएनएचआरसी से एग्जिट हो गए थे, लेकिन जब जो बाइडन आए तो ये फिर से यूएनएचआरसी इसमें शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, ये जो हेली हब है जो कि बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में, इसे भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ हेली हब, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि इस हेली हब से जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं ये उड़ान भरेंगे और हेलीकॉप्टरों में, मतलब कि इस हेली हब में हेलीकॉप्टरों के पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। जैसे कि आप कार पार्किंग देखते हैं ना, वैसे ही ये हेलीकॉप्टरों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। साथ ही यदि हेलीकॉप्टरों में ईंधन खत्म होता है तो यहाँ ईंधन यानी कि फ्यूल भरवाने की भी व्यवस्था होगी। और इस हेली हब का इस्तेमाल जो है ये दूसरे शहर यानी कि गुरुग्राम और दूसरे शहर या दूसरे राज्यों के हेलीकॉप्टर भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और यही बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की हम बात करें तो सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क दोनों स्थित है हरियाणा में। अब यहाँ बात की जा रही है हरियाणा के चर्चे में रहे शहरों की। तो गुरुग्राम की यदि हम बात करें तो इसी गुरुग्राम से भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम ये लॉन्च किया गया। हिसार से एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसी चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक प्लांट यानी कि प्रदूषण के लिए ये सबसे ऊंचा प्लांट स्थापित किया गया था। और झज्जर की हम बात करें तो इसी झज्जर हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे, तो ये भी हाल ही में 15 अक्टूबर को मनाया गया है। अब देखिए, ये जो दिन है ये बेसिकली ग्रामीण महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि गाँव में आप लोगों ने महिलाओं को एक्टिव तो देखा ही होगा, चाहे वो खेतों में काम करे या मजदूरी करे, हर घर की महिलाएं काम भी करती हैं और अपने परिवार को भी संभालती हैं। तो समाज कल्याण में इनकी भूमिका को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। हर बार की थीम भी होती है, इस बार की थीम थी सभी के लिए भोजन की खेती कर रही ग्रामीण महिलाएं। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है यानी कि मानवाधिकार आयोग, इसने 28वां स्थापना दिवस मनाया है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो एम्प्लॉयर की यानी कि अभी फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें टॉप पर रही है सैमसंग, दूसरे स्थान पर IBM, तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट। और इसमें भारत की तरफ से टॉप पर थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो रिलायंस को 52वां स्थान मिला है। टॉप पर सैमसंग है। तो देखिए, सैमसंग ये किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी। इसी सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इसका जो कारखाना है सैमसंग का, ये नोएडा के सेक्टर 81 में स्थापित किया गया। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर IBM ने ही लॉन्च किया था। और ये भी चर्चे में इसलिए भी आया था क्योंकि IBM के जो CEO हैं ये बने थे भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अच्छा, टॉप 3 हमने डिस्कस किया है, सैमसंग डिस्कस किया है, IBM और माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे बढ़ा करके 20 लाख टन ये करने का फैसला किया गया है। क्योंकि अभी देखिए क्या न्यूज़ निकल करके सामने आ रही थी कि भारत जल्द ही बिजली संकट का सामना करने वाला है। ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि कोयला का जो उत्पादन है ये बढ़ा करके 20 लाख टन प्रतिदिन ये किया जाएगा। और क्योंकि काफ़ी सारे राज्य हैं जो कि कोयला संकट का सामना कर भी रहे हैं, इसलिए इसके उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। और भारत में इस्तेमाल की जाने वाली जो बिजली है इसका 70%, मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, कोयला बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस,
लिग्नाइट और पीट कोयला। ये बेसिक आप लोगों को मालूम ही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो ये होता है एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 80 से 85% इसमें कार्बन पाया जाता है। फिर भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट कोयला, इसे ही भूरा कोयला कहा जाता है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कोयला उत्पादन के मामले में, मतलब कि हमारा जो कोयला मंत्रालय है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें ये बताया गया था कि कोयला उत्पादन के मामले में जो नंबर 1 राज्य रहा ये छत्तीसगढ़ था। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे ये हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि दुनिया भर में भोजन पोषण और स्वस्थ भोजन यानी कि हम अच्छा खाना खाएं, इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है, थोड़ी लंबी है, हमारा कार्य ही हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण, बेहतर जीवन। इतनी लंबी थीम एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। यदि आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो करंट से रिलेट करके थीम भी ऐड कर सकते हैं। ये दिवस मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1948 में की गई। हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, तो नेशनल पोस्टल डे यानी कि राष्ट्रीय डाक दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयर फोर्स है इसने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है। रैंडम रिवीजन के 5 क्वेश्चन हैं। समर्पण पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ताई अहोम मटक ये किस राज्य के एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो ये जो जातियां हैं ये असम से रिलेटेड है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे मनाया गया। जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, राइट आंसर नेपाल था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।